हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है कंपनी का संवैधानिक विकास। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर किया था। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था नवाब का पद नहीं हटाया गया था। जो अलग बात है कि वॉरेन हेस्टिंग ने आकर डायरकी को ख़त्म किया, जो द्वैध शासन था उसे ख़त्म किया, जिसकी वजह से नवाब का पद हटा। पर उससे पहले नवाब का पद नहीं हटाया गया, चाहे तो वो हटा सकते थे। तो उसमें मैंने एक कारण आपको बताया था, उनका जो संविधान था वो उन्हें अलाउ नहीं करता था कि वो किसी और टेरिटरी पे जाके अटैक करके या किसी वॉर के थ्रू से जीत ले और जीतने के बाद वहाँ पे शासन करने लगे। ये उनके संविधान में नहीं था। तो इसीलिए संविधान था क्या, कैसे बना, क्या, ये चीज़ें हमें नहीं पता थी। हमें डिटेल में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना पता है। तो वो आज हम जानेंगे। और एक जो मैंने कल आपको टॉपिक बताया वॉरेन हेस्टिंग पे, तो आपने सुना होगा अदालत सिस्टम में जब हम बात कर रहे थे तो बार बार गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ मैंने शॉर्ट में आपको बताया तो था गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, कौन थे, बताया तो था, पर उसको डिटेल में आप नहीं जानते थे। तो आज हम यही सब जो डाउट्स थे या उसके जो डिटेल हमने नहीं समझी थी, आज हम उसे कवर करेंगे। और इस टॉपिक से हमें ये भी पता लगेगा कि उस समय पे जो है उनके वर्ल्ड सिनेरियो में क्या मतलब क्या था। ठीक है, तो अब आप जानते होंगे जब जब 15 सेंचुरी आ गई थी या 14-15 सेंचुरी का टाइम चल रहा था, तो उस समय तक जो है लैंड और जितने भी सी रूट हैं उन सब से ट्रेड होता था। पर 14 से 15 सेंचुरी तक आते आते जो उस्मानिया सल्तनत थी टर्की की, उसने कुस्तुनूतिया जीत लिया। उससे क्या हुआ, जो धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप है उस सब के जो एरियाज़ हैं वो उन्होंने जीत लिए। और ये सब जीतने की वजह से जो लैंड एरिया था वो ब्लॉक हो गया। अब उनको ट्रेड तो करना है और स्पाइसेस भी लेने हैं और दूसरी कंट्रीज से रिसोर्सेज भी लेने हैं, तो इसीलिए उन्होंने जो है अब सी रूट ढूंढना शुरू किया, जिसमें पोर्तुगीज़ ने वास्को डी गामा को भेजा था इंडिया को ढूंढने के लिए। तो वास्को डी गामा जब यहाँ आया तो जामवत नामक एक राजा ने उसका स्वागत किया और सी रूट ढूंढने के बाद जो भी उसको यहाँ से गिफ्ट्स मिले, उसका जो भी प्राइस रहा होगा उससे उसने ऑलमोस्ट 60% ज़्यादा बेनिफिट पाया। तो भाई इतना तगड़ा बेनिफिट पाया तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये खबर धीरे धीरे ऐसे मतलब आग की तरह फैल जाएगी, धीरे धीरे पर आग की तरह फैल जाएगी। जिससे हुआ क्या, ब्रिटेन में ये खबर पहुंची तो वहाँ के लोगों ने 24 सितंबर जो है 1599 में एक सभा बिठाई। कहाँ पर, तो ये फाउंडर्स हॉल में, और अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मेयर। ठीक है, उसने एक रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजी, क्वीन एलिजाबेथ वन को। और ये जब रिपोर्ट पढ़ ली गई तो 31 दिसंबर 1599 में ही इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, तो अब एक्सेप्ट हो गया, एलिजाबेथ भी मान गई कि अरे यार प्रॉफिट तो बड़ा तगड़ा है, तो चलता है, करो, ट्रेड करो। तो एक कंपनी बनी जिसका नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। देख रहे हो कितना बड़ा नाम है। तो एक्चुअल ओरिजिनल नेम जब स्टार्टिंग में था वो यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली नहीं था, तब इतना बड़ा नाम था। अब ये कंपनी के लिए संविधान बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अब कोई भी कंपनी ट्रेड करने आ रही है या कहीं और जा रही है तो रूल्स और रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए। तो अब एक कंपनी रन कैसे करेगी, तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए, उसके लिए दो बोर्ड्स बनाए गए, जिसमें से एक था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स
जो है स्वामी मंडल, और दूसरा था संचालन मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बेसिकली जो एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। अब स्वामी मंडल नाम से ही पता लग रहा है ऐसे लोग जो कंपनी में पैसा लगाएं, अपनी हिस्सेदारी करें। अब हिस्सेदारी करेंगे तो भाई ये कुछ सिलेक्टिव लोग ही होंगे, है ना। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के मतलब क्या अधिकार रहे हैं और क्या कर्तव्य। तो अगर हम बात करें उनकी ड्यूटीज़ की, तो ये तो ऑब्वियस है, वो पैसा लगाएंगे और पैसे को जो भी उसके बाद उन्हें प्रॉफिट होने वाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करना इतना आसान नहीं है कि हाँ भैया चलो भाई सारा कैश आया उसको गिंदा और इक्वल बांट दिया। नहीं, इक्वल कैसे बांटोगे? किसी ने 20 लगाए हैं, किसी ने 10 लगाए हैं, तो अब आप 20 वाले को भी उतना ही दोगे क्या जितना 10 वाले को दोगे? इक्वल तो नहीं दोगे ना। तो बेसिकली आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा कि भाई इसने इतना रेशियो लगाया तो इसको इतना रेशियो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा हिसाब किताब कौन देखेगा? कोई भी घपला कर दे। इसीलिए ये सब के डिसीजन जो हैं भाई कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स को ही लेने पड़ेंगे, ये उनकी ड्यूटीज़ थी। अब बात करते हैं उनके अधिकार की, उनको किन किन चीज़ों के अधिकार थे। तो भाई रूल्स और रेगुलेशंस जो भी बनाने हैं ना, वो सारे के सारे राइट्स जो हैं इन्हीं के पास थे। और इनकी कई सदस्य ऐसे थे जो कंपनी के विरुद्ध काम करे तो भाई ऑब्वियसली दंड भी यही देंगे। पावर आ जाती है ना, पैसा देते हो तो दंड देने का अधिकार भी मिल जाएगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके फैसलों को आप बदल सकते थे, ठीक है, क्योंकि भाई वो पैसा नहीं लगा रहे ना, वो तो बस एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो भाई आप उनके फैसले भी बदल सकते थे, ठीक है। ये तो बात हुई कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की। अब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ये जो होते थे ये 24 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, 24 मेंबर होते थे। अब हम ये जाने और क्या क्या हिसाब था। सबसे पहले सवाल, मैंने एक सवाल लिखा है, कौन कौन इसका मेंबर बन सकता है, क्योंकि पैसा लगाने वाले तो बहुत हैं। अब भाई सिर्फ 24 लोग ही थोड़े होंगे कि 24 लोग हैं वही पैसा लगा रहे हैं तो उन्हें ही रख लिया। नहीं, पैसा लगाने वाले कई लोग होंगे, हो सकता है 10,000 हों, 50,000 हो, कितने भी हों, लोग तो बहुत सारे होंगे। तो अब ये 24 लोग चुनेंगे कैसे? तो ऑब्वियस सी बात है, चुनाव करके ही। अब चुनाव भी, चलो हमने चुनाव की भी बात कर ली, पर चुनाव में कौन भाग ले सकता है या उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये सब भी तो हो। क्योंकि ऐसे तो भैया 50 लाख लोग हैं तो 50 के 50 लाख लोग जो हैं प्रॉपरली वो खड़े हो जाएंगे कि भाई नहीं हमें भी जो है 24 सीटों में से लेना है। तो इतने सारे लोग तो नहीं खड़े हो पाएंगे ना, तो कुछ सिलेक्टिव होंगे, तो उसके भी कुछ नियम ही होंगे। तो जिन सदस्यों का कंपनी में हिस्सा 20,000 पाउंड का था वो चुनाव लड़ सकता था। भाई चुनाव में पार्टी जो है चुनाव का हिस्सा बन सकता था, वो उस सीट के लिए 24 सीटों में से खड़ा हो सकता था। और जो भी कंपनी में 500 पाउंड तक हिस्सा अपना लगा चुका था वो वोट दे सकता था। क्योंकि ऐसे तो भैया बहुत ही लोग, कोई भी आके वोट दे देगा, तो कोई भी आके वोट ना दे के भाई 10 रुपये लगाए हमने कंपनी में, 10 रुपये लगाए हैं, अब तो हम वोट देंगे। अब क्योंकि सबको इक्वल वोट दे रखा होगा, एक वोट दे रखा होगा, और भाई जो बंदा 10 रुपये लगाया है, जो 10 लाख लगाया, वो सबके पास एक वोट है, तो ऐसे तो कम पैसे लगा के हर कोई आके डिसीजन बदल देगा। इसीलिए 500 पाउंड जिन्होंने लगा रखे हैं वो देगा वोट, और जिसने 20,000 पाउंड दे रखे हैं वो खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, ठीक है। ये तो बात हो गई उन 24 मेंबर्स के लिए। अब इन पे भी प्रॉपरली नज़र रखने के लिए जो है एक काउंसिल बनती है। हम इसी काउंसिल की बात हम पिछले लेक्चर में भी कर रहे थे। अब ये काउंसिल मैंने जैसे बताया था, इसमें होते हैं 5 मेंबर्स, ठीक है। 5 में से पहला जो होता है वो हेड मेन जो होता है वो गवर्नर होता है, और वो किसी क्षेत्र विशेष का गवर्नर होता है, ठीक है। तो अब बाकी जो है 4 मेंबर्स हो गए, ठीक है, एक गवर्नर और बाकी 4 मेंबर्स। अब हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है इनकी कैसे बनी, ठीक है। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है आप अभी से कॉर्नर करें, क्योंकि जब हम आगे जो हैं अदर रिफॉर्म्स पढ़ते जाएंगे एक समय बाद, तो हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी बात करेंगे, क्योंकि ये बाद में आया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में बनाया गया था, जिसमें राज्य सचिव, वित्त मंत्री और 4 मेंबर होते थे, ठीक है, ये आगे की बात है।
पर जो शुरुआत पर ये भी आगे हिस्सा बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया। अभी हम इन दो की बात करेंगे, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उसके होते थे 24 मेंबर्स, और इन पे भी नज़र कौन रखता था, वो मेन 5 मेंबर्स, जिसमें एक होता था गवर्नर, बाकी होते थे 4 सदस्य, है ना, बाकी होते थे 4 सदस्य। अब इतने सारे लोगों जो हैं यहाँ भेजने होंगे, काम करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आप अपनी यहाँ सर्विस दो। आपको अब सर्विस तो देने की बात ठीक है, पर आपको वेतन भी तो फिर ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे। पर वेतन आप ज़्यादा देना नहीं चाहते, तो वेतन ज़्यादा नहीं देना चाहते तो क्या करोगे कि लोग अट्रैक्ट हो। तो उन्होंने क्या किया कि कम वेतन ले लो पर निजी व्यापार की छूट दे देंगे। मतलब आप क्या करो, हम आपको सैलरी कम दे रहे हैं पर आप यहाँ से जितना भी स्पाइस ले जाओ और अपने वहाँ हमारे यहाँ पे या कहीं भी आप बेच लो, उससे जो भी प्रॉफिट होगा ना वो आप रख लो। इसी वजह से जो है करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था और क्लाइव जो है इसे कम करना चाहता था, क्योंकि इससे कंपनी का लॉस हो रहा था। मतलब कंपनी के लोगों को यहाँ तुम सैलरी भी दे रहे हो, पूरा सिस्टम भी बिठा रहे हो, सब कर रहे हो, उसके बाद में जाके आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पर वहाँ एक बंदा आके अपनी सर्विस बस दे रहा है और यहाँ से जब भी घर जा रहा है सामान ले के जाके वहाँ बेच रहा है। 100% प्रॉफिट भाई उसका है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है इससे कंपनी को तो नुकसान हो रहा है ना, जो आगे चल के इसी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। पर उस समय तो अट्रैक्ट करना था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई वेतन कम देंगे पर निजी व्यापार पे तुम्हें छूट दे देंगे। अब हम वहाँ से थोड़ी सी कंडीशन जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी आई तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से थी, कि मतलब उनके दिमाग में था कि हमें ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, बेनिफिट कमाना है, अपना बेनिफिट कमाना है। पर वो पॉलिटिक्स में कैसे घुस गई भाई, वॉर्स क्यों जीतने लगी, हमारे पे शासन क्यों करने लगी, जब ट्रेड तो पहले भी कर ही रही थी, बाद में भी करती रहती। तो यही चीज़ को, वहाँ की मेंटालिटी जिस तरह से चेंज हो रही थी, उस चीज़ को ही समझने के लिए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि कंपनी जो है जब 1603 में थी क्वीन एलिजाबेथ के अंदर, तो तब तो कंपनी को अलाउ कर दिया था, बना के भेज दिया था। फिर उसकी जब डेथ हुई तो जेम्स वन आया, उसने अधिकार पत्र दिया और उसने कहा और ट्रेड कर लो भाई, तुम और लंबा ट्रेड कर लो, चलो ठीक है। चार्ल्स वन आया, पर चार्ल्स वन क्या था, वो थोड़ा सा उदासीन था। उसको ऐसा नहीं था कि भाई मैं कंपनी के लिए, कि कंपनी तुम जाओ सब कर लो, उसके लिए ये था कि कोई और कंपनी भी आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या, कोई भी कंपनी जाए और भाई अपना मुनाफा कमाए। तो एक सर विलियम कॉटम्स थे, उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, इन्हीं से ही परमिशन लेके, असाडा, ठीक है, उन्होंने बना ली चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे। और इस टाइम पे जो है डच भी इन पर अटैक कर रहे थे, तो भी मतलब कुछ सोल्यूशन निकाल ही नहीं पा रहे थे ये। तो उसके बाद जब ओलिवर क्रॉनवेल आए ना, ओलिवर क्रॉनवेल एज अ रूलर, तो उन्होंने डच को हराया, डच लोगों को हराया, और एक जो है बेडमिस्टन की एक संधि की, जिसमें उन्होंने हिसाब किताब कर दिया, तुम भाई मुझे कितने पैसे दो और कंपनी को कितना जो है पैसा नहीं, सॉरी पौंड दो, और असाटा कंपनी जो बनाई है ना उसको तुम भाई पहली कंपनी के साथ मिलाओ, प्रॉफिट दोनों ही एक साथ सही से लो। ये नहीं कि भाई दो अलग अलग कंपनियां चल रही हैं और उन्होंने अपने अधिकार ले रखे हैं। तो अब जो है नया नाम रखा, क्योंकि भाई मिला दिया गया इन्हें, तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। तो भाई यहाँ पे एक वर्ड यूनिक जो डिफरेंट कर दिया पिछली वाले नेम से, वो था यूनाइटेड, और लंदन की जगह इंग्लैंड। आपको चाहे तो मैं दिखा भी देती हूँ। पहले जो नाम रखा गया था, देखो, गवर्नमेंट एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, और यहाँ पे यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। अब जब है ओलिवर क्रॉनवेल का पुत्र हुआ रिचर्ड क्रॉनवेल, वो अयोग्य था, तो इसी के टाइम पे अब सरकार बदली, सरकार बदल के पहुंची चार्ल्स सेकंड के पास में। अब चार्ल्स सेकंड का समय ऐसा था, इसी समय पे जो है कंपनी जो है अब राजनीतिक मोड़ लेने लगी। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने
चार्टर्स दे दिया कि भाई तुम कंपनी फ़ायदे पे फ़ायदा लो। ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई सिक्के ढालने का तक, वो सिक्के चलाने का, कि भाई तुम यहाँ से सिक्के लो और चलाओ वहाँ पे दे धड़ाधन। किले बनाओ भाई, तुम किले बनाओ वहाँ पे, सेना रखो पर किस लिए, कि दूसरी कंपनीज जब अटैक करे ना तो वो तुम उसे हैंडल कर पाओ और खुद मतलब अच्छे से अपना रूल तो नहीं कह सकता, अपना ट्रेडिंग करो। तो और जितने भी गैर सही है ना उनको युद्ध में हराओ और उनसे संधि करो। बेसिकली अपना जो है क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड करो, सेना भी रखो, किलेबंदी भी करो, सिक्के भी चलवाओ, ठीक है। और इवन यही जो है चार्ल्स सेकंड जो है पोर्तुगीज़ की कैथरीन मियो थी, उनसे शादी करते हैं और दहेज में मुंबई लेते हैं, और यही मुंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई पॉलिटिकल टर्न ले लिया है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं जेम्स सेकंड। इन्होंने तो इतना तक कह दिया कि भाई तुम अपनी नौसेना भी रखो, जब तुम्हें आपातकाल की सिचुएशन लगे तो भैया कर दो शुरू, और सिक्के ढाल लो। पहले तो भाई ये बोला था कि आप सिक्के चला लो, मतलब वहाँ के आप सिक्के यहाँ पे चला लो, आपको खुली छूट है। पर अब तो यूँ कहते हैं तुम अपने सिक्के ही ढाल लो, टकसाल बना लो अपनी, सिक्के ही ढाल लो अपने खुद के, प्रशासन कर लो, मतलब रूल कर लो, तुम रूल करना शुरू करो, प्रशासन करो। और जो है मद्रास में जो है नगर पालिका बनाओ, ठीक है। मतलब इतना राइट देने लग गए। फिर एट द एंड क्या हुआ, वहाँ पे जब इंग्लिश रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे जो है विंग्स पार्टी जीती और उसने नई कंपनी बना दी। अब विंग्स पार्टी जीत गई भाई, उसने नई कंपनी बना दी, पर क्या हुआ एट द एंड, धीरे धीरे जो है विंग्स पार्टी को भी उन लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया। भाई पैसे की कमी थोड़ी थी, पैसा भरपूर था उनके पास में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, उसे ख़रीदा। और एट द एंड जो है 1708 में फिर से ये सारी पार्टीज़ जो है मिल गई और मिल के नई पार्टी फॉर्म कर दी। ऐसे ही चलता रहा, मतलब जितनी भी पार्टीज़ बनी वो सारी की सारी पार्टीज़ मर्ज हो के ईस्ट इंडिया कंपनी में तब्दील हो गई, ठीक है। अब हम एक फिर से शॉर्ट रिव्यू करते हैं कि भाई आज की क्लास में क्या पढ़ा और क्या समझा। हमने कंपनी का संवैधानिक विकास पढ़ा, जिससे वास्को डी गामा से स्टोरी स्टार्ट होते होते ब्रिटिशर्स के जो है फाउंडर हॉल में लॉर्ड मेयो के अंडर जो रिपोर्ट्स तैयार की गई उस पर बात की और कंपनी फॉर्म हुई। और संविधान को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी, जिसमें इनके जो हैं अधिकार और कर्तव्यों के बारे में देखा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में देखा जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं और उन पर निगरानी रखने के लिए काउंसिल होती है जो 5 मेंबर्स की होती है, ठीक है। और ओवरऑल यही हमने पढ़ा और इनकी एक सीरीज़ पढ़ी कि किस तरीके से भाई कंपनी जो है एक पॉलिटिकल मोड़ लेती है, राजनीतिक मोड़ लेती है चार्ल्स सेकंड के टाइम पर, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक और डाउट्स और सजेशन जो हैं मुझे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।